गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने आप लोगों से कहा था कि हम आप लोगों को एक दो दिन के अंदर दोबारा टेंसर का लेक्चर नंबर 2 अपलोड कर देंगे हम। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने फ़ोन पर और व्हाट्सएप पर और मैसेंजर पे कहा कि सर मीट्रिक स्पेस में हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि सर मीट्रिक स्पेस पढ़ा कैसे जाए, केवल थ्योरम और थ्योरम भरा हुआ है, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें कैसा प्रश्न आएगा। इस टाइप का तमाम सारा क्वेश्चन बच्चों का आ रहा था। तो पहली बात हम आप सभी लोगों को बता दें कि मीट्रिक स्पेस जो पेपर है कैलकुलेटिव पेपर नहीं है, ये प्योर मैथमेटिक्स का हिस्सा है। मतलब इसमें आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप मीट्रिक स्पेस को पढ़ेंगे, अगर आपकी कनेक्टिविटी बड़ी स्ट्रांग है तो आप बड़ी अच्छे ढंग से काम कर पाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब आपको थ्योरम का स्टेटमेंट याद होना चाहिए, याद होने के साथ साथ उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए, आपने देखा होगा जब आप मीट्रिक स्पेस की तैयारी कर रहे हैं घर पे, तो आपको बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा होगा। अगर आप पूरा थ्योरी अगर आता है एग्जाम में, तो सोचिए जो डेरिवेशन है, जितने थ्योरम्स हैं, एग्जाम के एक दिन जब पहले पढ़ना पड़ता था, पहले बहुत दिक्कत होती थी। उसको माइंड में रख पाना बड़ा कठिन काम होता था, बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था। लेकिन अब आपके पास एक आसान काम हो गया है कि आपका एमसीक्यू आएगा, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही रहेगा। अगर आप ढंग से पढ़ेंगे ना, तो पक्का आपको उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही दिख जाएगा। ठीक है। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वह यह है कि जैसे कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पहला चैप्टर बेसिक कंसेप्ट है, तो जब उससे एमसीक्यू बनेगा तो केवल बेसिक कंसेप्ट में एमसीक्यू में पहले चैप्टर का पहले चैप्टर में ही आएगा, दूसरे का दूसरे में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मान लो कोई सेट दे दिया, अब उस सेट के बारे में पूछ रहा है कि ये ओपन होगा कि क्लोज होगा कि कम्पैक्ट होगा कि कनेक्टेड होगा कि सेकेंड कैटेगरी का होगा, तो कहने का मतलब पूरे के पूरे मीट्रिक स्पेस को किसी भी स्टेटमेंट के साथ एसोसिएट कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपका पहला चैप्टर आपने पढ़ा है तो उसका बिल्कुल अलग अलग ऑप्शन बनेगा, दूसरे का अलग बनेगा। पूरे के पूरे मीट्रिक स्पेस के रिजल्ट्स को आपस में कनेक्ट कराया जाएगा। ठीक है, चलिए पहले हम कोशिश किए हैं कि इसको चैप्टर वाइज तोड़ तोड़ करके आपको पढ़ाएं। तो पहले हम बेसिक कंसेप्ट में आपको 2 लेक्चर बनाएंगे। आज 20 क्वेश्चन का हम एक लेक्चर बनाए हैं। इससे 20 क्वेश्चन से आपको कम से कम 40-50 क्वेश्चंस का नया आइडिया लग जाएगा। तो ध्यान से इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा आसान सा बनाया है, बिल्कुल शुरुआत वाला क्वेश्चन है, धीरे धीरे हम पैटर्न को आगे बढ़ाते जाएंगे। कह रहा है कि अगर XD कोई मीट्रिक स्पेस है, अगर XD आपके पास कोई एक मीट्रिक स्पेस है, तो कह रहा है कि ये जो कंडीशन होती है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट x एंड y 0 हो जाता है इफ़ एंड ओनली इफ x इक्वल टू वाई। मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ द स्पेस बैनिश कर जाता है अगर 2 पॉइंट कॉइंसाइड कर जाते हैं। तो इस कंडीशन का क्या नाम है? सभी लोग जानते हैं इस कंडीशन का नाम होता है नल कंडीशन। 4 ऑप्शन में कहीं नल कंडीशन नहीं दिख रहा है। नॉन निगेटिव कंडीशन तो आप लोग जानते हैं, वह होता है जिसमें dxy ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। सिमेट्रिक वह होता है जिसमें dxy इक्वल टू dyx होता है। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी आप लोग पहचानते हैं, जिसमें dxy लेस देन इक्वल टू dxz प्लस dzy होता है, वेयर z भी x का मेंबर है। तो इसमें से ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होगा? नन ऑफ दीज, क्योंकि इसमें नल कंडीशन नहीं दिया हुआ है। तो आपका यह हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि अगर XD कोई मीट्रिक स्पेस है तो चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कह रहा है कि अगर XD कोई मीट्रिक स्पेस है तो आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सेंटेंस देखिए, कह रहा है कि चूज करना है आपको इनकरेक्ट ऑप्शन। जानते हैं एग्जाम में सबसे बड़ी गलती यह होती है ना, इनकरेक्ट और करेक्ट को, क्योंकि जानते हैं क्या होता है, हम लोगों के माइंड में बना रहता है कि करेक्ट ही पूछ रहा होगा, 4 ऑप्शन में सही ढूंढना है। तो जब भी आपको एग्जाम में इनकरेक्ट या यहाँ पर नॉट करेक्ट दिखे ना, तो पहले आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आप गलत ढूंढिए, है ना। क्योंकि पता चलेगा कि 4 ऑप्शन में जो सही दिखेगा वही आप टिक मार देंगे, और पूछ रहा था कि गलत बताइए, समझ गए। तो आपको इनकरेक्ट चूज करना है। पहला कह रहा है कि डी सेटिस्फाइज सिमेट्रिक कंडीशन। भाई अगर XD मीट्रिक स्पेस है तो D के पास 4 बड़े पावर होते हैं ना। कौन कौन से पावर होते हैं? नॉन निगेटिव, नल कंडीशन, सिमेट्रिक कंडीशन, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कंडीशन। तो देखिए इसमें से ए वाला भी सही है, क्योंकि D जो है सिमेट्रिक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, D ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करता है। अब देखिए ये दोनों के दोनों सही हैं, लेकिन आपको क्या चूज करना है? इनकरेक्ट।
कह रहा है कि डी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन होता है, और फिर कह रहा है कि डी जो है रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। पढ़ाते समय आप सबको मालूम है कि जो मीट्रिक स्पेस में आपका जो डी होता है, आप सभी लोग जानते हैं कि एक्चुअली आपका जो डी होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट एक्स एंड वाई, है ना, ये हमेशा एक रियल वैल्यू आती है, क्योंकि ये डिस्टेंस को मेजर करता है दो पॉइंट के बीच में। और आपने देखा होगा जब आप मीट्रिक स्पेस को डिफाइन किए होंगे तो आपने लिखा भी होगा बार बार कि लेट डी बी अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम, अगर आप x क्रॉस x का कार्टेशियन प्रोडक्ट x का ले लीजिए x के साथ, तो आपका जो कोडोमेन रहता था वो क्या होता था, r होता था। ठीक है, तो आप हमेशा देखे होंगे कि जो भी मीट्रिक होता है वो रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड नहीं होता है। तो इसका मतलब रियल वैल्यूड वाला सही है, मतलब डी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन होता है, ये कहना इसका क्या है, गलत है। और गलत ही चूज करना था, इसीलिए आप इसी को क्या मारेंगे, टिक मारेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि एक्स डी कोई मीट्रिक स्पेस है, तो कह रहा है कि बताइए इसमें से कौन सा मीट्रिक नहीं है। ठीक है, कौन सा मीट्रिक नहीं है, आपको मालूम है ये कौन सा मीट्रिक है, सभी लोग इसको पहचान रहे होंगे। ये यूजुअल मीट्रिक होता है आपका। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऐसे डिफाइन होता है। इसके बाद इसको चेक करिए क्या ये मीट्रिक है, इसको भी आप लोग पहचान रहे होंगे, ये आपका डिस्क्रीट मीट्रिक होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नॉट वर्ड लिखा है, कौन सा नहीं है, ए भी मीट्रिक है और ए भी मीट्रिक है ना, दोनों मीट्रिक हैं, और ये भी मीट्रिक बनता है। बल्कि यहाँ पे dxy के सामने यहाँ पर ये जो लिखा है 2021, यहाँ कोई भी नंबर के बना देगा, हमेशा मीट्रिक बनेगा। तो आपका ये भी एक मीट्रिक है। ठीक है, आप इसको लेकर के देख सकते हैं, यहाँ पे बस यहाँ कोई भी के बना देगा, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए वो के, ऐसे सिचुएशन में हमेशा ये भी मीट्रिक बनेगा। तो आपका ए सी डी तीनों मीट्रिक है। पूछ क्या रहा है कौन नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर यही वाला गलत है, इसीलिए यही सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब गलत हो जाएंगे क्योंकि आपसे नॉट करेक्ट पूछ रहा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज करेक्ट ऑप्शन। इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ऐसे लग रहा है जैसे चारों में ये पूछ रहा है कि कौन सा फ्रेचेट मीट्रिक है, तो आप सभी लोग पढ़े होंगे फ्रेचेट मीट्रिक को प्रूव करना भी, फ्रेचेट मीट्रिक स्पेस भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। आप इसमें से चूज करके बता सकते हैं कि कौन सा फ्रेचेट मीट्रिक है। पहला वाला ही आपका फ्रेचेट मीट्रिक दिख रहा है, आप सबको याद भी होगा, और नहीं याद होगा तो एक बार खूब ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा कि फ्रेचेट मीट्रिक क्या होता है। ये हमने लिखवाया भी था, किताबों में भी दिया है हर जगह। तो फ्रेचेट मीट्रिक यही होता है, पहला वाला। ठीक है, बाकी के 3 ऑप्शन जो है इसके रॉन्ग है। बाकी के 3 ऑप्शन में देखिए, कहीं पे यहाँ पे नीचे माइनस कर दिया गया है, कहीं यहाँ बीच में प्लस कर दिया गया है, इस टाइप से घुमा करके बनाया गया है। कहीं पर 2 की जगह यहाँ 3 कर दिया गया है। तो फ्रेचेट मीट्रिक यही होता है 1/2 के पावर आई xi माइनस वाई आई मॉड में अपॉन 1 प्लस मॉड xi माइनस वाई आई, यही आपका फ्रेचेट मीट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक्स कोई मीट्रिक स्पेस है तो एक मैपिंग नया डिफाइन कर रहा है। कहाँ डिफाइन कर रहा है, उसी वाले स्पेस कैपिटल एक्स पे, एक्स क्रॉस एक्स से आर पे, है ना। और कैसे डिफाइन कर रहा है कि डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू एम डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। तो पूछ रहा है कि ये जो नई वाली मैपिंग डिफाइन की जा रही है डी स्टार, इसके बारे में इसका नेचर क्या होगा। आप सबको मालूम होगा कि आप चाहें तो इसको दिखा सकते हैं कि डी स्टार मीट्रिक के 4 कंडीशन को फॉलो करता है। आप सभी लोग अपने नोट्स में भी पढ़े होंगे, बुक में भी दिया है, बड़ा वेल नोन सा रिजल्ट है। बाउंडेड मीट्रिक का एग्जाम्पल बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं और आप प्रूव भी कर सकते हैं कि ये जो आपका ओवरऑल जो मीट्रिक है, ये मीट्रिक आपका बाउंडेड मीट्रिक होता है। और सबसे खास बात, एग्जाम में इस कैपिटल एम के जगह कोई दूसरा नंबर दे सकता है, और जो नंबर देगा उसी नंबर के द्वारा बाउंडेड होगा। समझ गए। तो इसका मतलब ये आपका जो है, ये कैसा मीट्रिक है आपका, ये बाउंडेड मीट्रिक है। और बाउंडेड मीट्रिक है और किसके द्वारा बाउंडेड है, कैपिटल एम के द्वारा बाउंडेड है। कैपिटल एम कोई पॉजिटिव नंबर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपका इसमें अनबाउंडेड वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, अनबाउंडेड मीट्रिक होगा ये कहना गलत है, क्योंकि ये बाउंडेड होगा और बाउंडेड बाई एम होगा। बाउंडेड होगा लेकिन मीट्रिक नहीं होगा। भाई देखिए, एक्चुअली ये मैपिंग है ना, इसीलिए ऐसा ऑप्शन बनाया कि ये बाउंडेड होगा मैपिंग लेकिन मीट्रिक नहीं होगा, लेकिन ये मीट्रिक के चारों कंडीशन को फॉलो करेगा। आप दिखा भी सकते हैं। ठीक है, तो आसानी से आप इसको दिखा लेंगे। तो आपका वैसे ऐसे क्वेश्चन के ऑप्शन आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। ठीक है, और यही कुछ है जिसमें आपको दिखाना अलग से पड़ सकता है आगे चल करके, तो मीट्रिक स्पेस के ऑप्शन बहुत ही आसान हो जाते हैं। यह हो गया। फिर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सूडोमेट्रिक। पूछ रहा है कौन सा सूडोमेट्रिक होगा। ये तो आपका फ्रेचेट मीट्रिक है जो मीट्रिक स्पेस को बनाता है।
तो ये तो होगा नहीं, ये तो आपका यूजुअल मीट्रिक है, अभी आप पहचान ही रहे हैं। यही वाला मीट्रिक आपका सूडोमेट्रिक होगा, समझ रहे हैं ना, यही सूडोमेट्रिक होगा। सूडोमेट्रिक आप लोग जानते हैं ना कि आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा डेफिनेशन सूडोमेट्रिक का, कि जैसे कि अगर आपके पास x कामा डी मीट्रिक स्पेस है और ऐसे सिचुएशन में d जो है नल कंडीशन को दोनों साइड से फॉलो नहीं करता है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इक्वल टू 0 है, तो ये ज़रूरी नहीं कि जो है यहाँ पर x इक्वल टू वाई हो जाए और वहाँ से इम्प्लाई हो जाए। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि मीट्रिक जो है सूडोमेट्रिक होता है, ठीक है। तो सूडोमेट्रिक में जो नल कंडीशन है उसी के ऊपर थोड़ा रेस्ट्रिक्शन लग जाता है, तो आपका यही वाला ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। कह रहा है कि एक्स डी अगर कोई सूडोमेट्रिक स्पेस है तो डी डज नॉट सेटिस्फाई, तो डी क्या सेटिस्फाई नहीं करेगा, ध्यान दीजिएगा, क्या सेटिस्फाई नहीं करेगा। यहाँ पर भी तुरंत आप अंडरलाइन करिए, क्योंकि वर्ड क्या आ गया आपका, डज नॉट सेटिस्फाई है ना, तो क्या सेटिस्फाई नहीं करेगा। नॉन निगेटिव कंडीशन तो सेटिस्फाई करता ही है, नल कंडीशन इसी में असमंजस आ जाती है, क्योंकि सूडोमेट्रिक में इसी पे जो है नई चर्चा चलती है, ठीक है। सिमेट्रिक कंडीशन भी फॉलो करता है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी ये भी फॉलो करता है, बस केवल नल कंडीशन पे समस्या आती है। तो कौन सा सेटिस्फाई नहीं करता है, नल कंडीशन, ठीक है। बाकी ये सब के सब ठीक है। तो चूंकि नॉट करेक्ट पूछ रहा है, इसलिए जो सही है वो गलत हो जाएगा और जो गलत है वही सही हो जाएगा। तो सूडोमेट्रिक में समस्या होती है नल कंडीशन पे, और यही सेटिस्फाई नहीं करने के कारण ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अगर एक्स डी कोई मीट्रिक स्पेस है और एक्स वाई Z1 Z2 Zn ये सब कैपिटल एक्स के मेंबर हैं, तो जो डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा डिस्टेंस बिटवीन एक्स Z1 प्लस Z1 Z2 प्लस Zn y। कहने का मतलब ये इंटरमीडिएट पॉइंट्स रखे गए हैं Z1 Z2 Zn, एक्स और वाई के बीचों बीच में इधर उधर कहीं। तो कह रहा है कि जब आप डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, पहले एक्स से Z1 का, फिर Z1 से Z2 का, फिर ऐसे Z2 से Z3 का, ऐसे लास्ट में Zn से Zy का, तो ऐसी सिचुएशन में कह रहा है कि ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। इस इनइक्वालिटी का क्या नाम है? पहली बात कह रहा है डज नॉट होल्ड, गलत है, पक्का होल्ड करेगा, क्योंकि इसी का नाम जनरलाइजेशन ऑफ ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है। देखते ही आप लोगों को लग गया होगा बिल्कुल ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी जैसा है, और यही जनरलाइजेशन है उसका। तो कह रहा है डज नॉट होल्ड, ये गलत है, होल्ड करता है। फिर कह रहा है इज नॉट ए जनरलाइजेशन ऑफ ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, रॉन्ग है, ये जनरलाइजेशन है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का, यही सही है, ठीक है। इस कंडीशन का नाम नल कंडीशन है, गलत है। नल कंडीशन कैसे हो सकता है? नल कंडीशन तो होता है डी एक्स वाई इक्वल टू 0 इम्प्लाई एन इम्प्लाइड वाई एक्स इक्वल टू वाई। क्वेश्चन नंबर 9 जरा देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि ये जो क्लोज इंटरवल ए बी है ये नेबरहुड है। क्लोज इंटरवल ए बी जो है वो नेबरहुड है। किसका नेबरहुड है? ईच ऑफ इट्स पॉइंट का, अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड है। ईच ऑफ इट्स पॉइंट, ईच ऑफ इट्स इंड पॉइंट अपने इंड पॉइंट का नेबरहुड है, ठीक है। फिर कह रहा ईच ऑफ इट्स पॉइंट एक्सेप्ट द इंड पॉइंट, कह रहा अपने सारे पॉइंट का है सिवाय इंड पॉइंट के, या नन ऑफ दीज। अब ध्यान से देखिए नेबरहुड होने का क्या मीनिंग होता है, आप सभी लोग पढ़े होंगे और हमने कई बार बताया है कि जैसे कि अगर आप ये रियल लाइन पे बात कर रहे हैं, एक्चुअली ये यूजुअल मीट्रिक में ही बात कर रहा है, तो अगर आप यहाँ पर ए ले लीजिए और यहाँ पर बी ले लीजिए, आप जानते हैं कि कोई भी पॉइंट किसी सेट का इंटीरियर पॉइंट बनेगा, या इसका उल्टा वह सेट उस पॉइंट का नेबरहुड बनेगा तब बनेगा जब कम से कम एक रेडियस जरूर मिल जाए कि ए को सेंटर मानते हुए उस रेडियस का ओपन स्फीयर ड्रा करें और वो पूरा का पूरा उस सेट के अंदर कंटेन कर जाए। लेकिन जरा सोचिए कि ए अगर बाउंड्री पर है तो कितना भी छोटा रेडियस लेकर के अगर आप ओपन यहाँ पर इंटरवल ऐसे ड्रा करेंगे ओपन स्फीयर ए के चारों तरफ, तो देखिए कुछ हिस्सा तो इसके बाहर निकल जाएगा ना, इस क्लोज इंटरवल के बाहर, पूरा का पूरा तो इस इंटरवल में कंटेन करेगा नहीं। और यही रीजन है कि ये जो इंड पॉइंट है ए इंटीरियर पॉइंट नहीं बन पाएगा, और जब ए इंटीरियर पॉइंट नहीं बन पाएगा इसका उल्टा आप कह सकते हो कि ये जो क्लोज इंटरवल ए बी है वो इस पॉइंट का नेबरहुड नहीं बन पाएगा। सिमिलरली बी पर भी देखिए, बी जो है इंटीरियर पॉइंट बनेगा, कब बनेगा? जब इसको सेंटर मानते हुए कम से कम एक ओपन स्फीयर जरूर ड्रा कर दीजिए जो पूरा का पूरा इसके अंदर कंटेन कर जाए। लेकिन सोचिए आप कोई भी ओपन स्फीयर ड्रा करने की कोशिश करोगे ना तो पक्का कुछ हिस्सा बाहर निकल जाएगा हमेशा, क्योंकि भाई जब भी ओपन स्फीयर ड्रा करेंगे तो दोनों साइड में ऐसे बनाएंगे ना, एक ओपन स्फीयर रियल लाइन पर ओपन इंटरवल हो जाता है, आप सभी लोग जानते हैं और हमने कई बार बताया भी है।
तो जैसे ही आप इसको सेंटर मान करके आप ओपन स्फीयर ड्रा करोगे, कुछ हिस्सा बाहर निकल जाएगा। क्या पूरा का पूरा यह ओपन इंटरवल कंटेन कर पाया? इसमें नहीं ना कर पाया, तो इसका मतलब ये एंड पॉइंट भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो कहने का मतलब अगर कोई क्लोज इंटरवल है, एग्जाम में यहाँ कोई नंबर भी दे सकता है, कभी भी कोई क्लोज इंटरवल है, तो उसके जो दो एंड पॉइंट होते हैं वो उसके कभी इंटीरियर पॉइंट नहीं बनते हैं। या इसका उल्टा कह सकते हैं आप कि इसके जो दो एंड पॉइंट हैं, इन दो एंड पॉइंट का ये पूरा का पूरा जो इंटरवल है वो नेबरहुड नहीं बनता है। समझ गए बात? देखिए, अगर कोई पॉइंट किसी सेट का इंटीरियर पॉइंट बनता है तो इसका उल्टा कहा जाता है कि वह सेट उस पॉइंट का नेबरहुड है। तो यहाँ पर ए और बी जो है इनका नेबरहुड एक क्लोज इंटरवल ए भी नहीं है। बाकी अंदर जितने पॉइंट होंगे ए और बी के बीच में, या जितने पॉइंट होंगे इन सब का नेबरहुड होगा ए बी। ठीक है, तो ईच ऑफ इट्स पॉइंट है तो गलत है, क्योंकि एंड पॉइंट में दिक्कत है। ईच ऑफ इट्स एंड पॉइंट अपने सारे एंड पॉइंट का होगा, ये भी गलत है क्योंकि दोनों एंड पॉइंट का नहीं है। ईच ऑफ इट्स पॉइंट एक्सेप्ट द एंड पॉइंट, यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है द सेट ऑफ रेशनल नंबर इज ए नेबरहुड ऑफ। सेट ऑफ रेशनल नंबर किसका नेबरहुड होता है? अपने सारे पॉइंट का होता है। ईच एन ग्रेटर देन एन का मतलब सारे नेचुरल नंबर का होता है। नॉट ए नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट, अपने किसी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता है। या हर इंटीजर का नेबरहुड होता है। आप जरा सोचो कि रेशनल नंबर नेबरहुड कैसे हो सकता है। मान लीजिए ये रियल लाइन है, ठीक है। अब रियल लाइन पे रेशनल नंबर इधर उधर ऐसे बिखरे पड़े होंगे तमाम सारे, ठीक। अच्छा, मान लीजिए आपने एट रैंडम कोई नंबर यहाँ चूज कर लिया, रियल लाइन पे कोई भी नंबर, ये नेचुरल रहे, चाहे इंटीजर रहे, चाहे रेशनल रहे, चाहे इरेशनल रहे। हम इस क्वेश्चन को इन जनरल डिस्कस कर लेते हैं। आपने कोई भी नंबर चूज कर लिया। अब जरा सोचो कि जब आपने नंबर ले लिया तो रेशनल नंबर, इस नंबर का नेबरहुड तब बनेगा, इस पॉइंट का नेबरहुड तब बनेगा जब ये पॉइंट रेशनल नंबर का इंटीरियर पॉइंट बन जाए। जब ये पॉइंट रेशनल नंबर का इंटीरियर पॉइंट बन जाए। और ये पॉइंट इंटीरियर पॉइंट कब बनेगा? जब आपको कम से कम एक ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट दैट पॉइंट जरूर मिल जाए, जो पूरा का पूरा किस में कंटेन हो जाए? जिसमें पूछ रहा है रेशनल नंबर में कंटेन हो जाए। लेकिन जरा सोचो कि इसको सेंटर मान के कोई भी अगर आप ओपन स्फीयर ड्रा करोगे तो तुरंत इस रियल लाइन पे ओपन इंटरवल बन जाएगा। आप जानते हो कि जब ओपन इंटरवल बनेगा तो यहाँ पर भी कोई रियल नंबर होगा, यहाँ भी कोई रियल नंबर होगा। और आप सभी लोग जानते हैं बिटवीन एनी टू गिवन रियल नंबर देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। मतलब इस छोटे से इंटरवल में अब रेशनल नंबर भी हैं तमाम सारे और इरेशनल नंबर भी हैं तमाम सारे। मतलब जैसे ही आप इस पॉइंट को सेंटर मान करके ओपन इंटरवल ड्रा करोगे या ओपन स्फीयर ड्रा करोगे, तुरंत इस ओपन स्फीयर के अंदर तमाम सारे रेशनल और इरेशनल नंबर सब आ जाएंगे। जबकि हम क्या चाह रहे थे कि ये जो ओपन स्फीयर बन रहा है ये पूरा का पूरा इस रेशनल में अगर कंटेन कर जाता, तब हम कहते कि ये पॉइंट क्या है? इंटीरियर पॉइंट है। या इसका उल्टा हमें कहते हैं कि रेशनल नंबर जो है इस पॉइंट का नेबरहुड है। लेकिन जब आप सेंटर मान के ड्रा कर रहे हो ओपन स्फीयर, तो इसमें चूंकि रेशनल नंबर के साथ साथ तमाम सारे इरेशनल नंबर भी आ जा रहे हैं ना। अब जरा सोचो कि जब इरेशनल नंबर भी आ गए तो क्या यह ओपन इंटरवल रेशनल नंबर के अंदर कभी कंटेन करेगा? कभी नहीं कंटेन करेगा। समझ गया ना बात? इसीलिए जब किसी भी पॉइंट को रियल लाइन पे अगर आप चूज करेंगे तो हर पॉइंट के साथ यही समस्या आएगी। अर्थात पूरे रियल नंबर में कोई भी पॉइंट रेशनल नंबर का इंटीरियर पॉइंट नहीं बन सकता है। या इसका उल्टा आप कह लीजिए कि रेशनल नंबर का जो सेट है पूरे रियल नंबर में से किसी भी रियल नंबर का, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे रेशनल हो, चाहे इरेशनल हो, किसी का भी यह नेबरहुड नहीं बन सकता है। नेबरहुड बनने के लायक ही नहीं है। ठीक है। सो नेक्स्ट जरा देखिए, तो इसमें आपका आंसर कौन सा सही होगा? नॉट ए नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट। ठीक है, अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड होगा, अरे किसी का नहीं होगा। सारे नेचुरल नंबर का होगा, किसी का नहीं होगा। किसी रियल नंबर का नहीं होता है, नेचुरल नंबर का भी नहीं होता, किसी इंटीजर का भी नहीं होगा नेबरहुड, क्योंकि वो नेबरहुड बनने के लायक ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कह रहा है द सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज ए नेबरहुड ऑफ। जैसे वो क्वेश्चन था ना, बिल्कुल हम उसी पैटर्न पर इसको भी बनाए हैं। इस बार जहाँ रेशनल था वहाँ इरेशनल कर दिए हैं। अब देखिए क्या समस्या होगी, ध्यान से देखिए। मान लिया आपने कोई एक रियल लाइन लिया, ठीक,
और आपने कोई एक पॉइंट चूज कर लिया। अगर इस पॉइंट को मान लीजिए ए है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, आर्बिटरी हमने ए ले लिया, ठीक। हम चाहते हैं बताना कि क्या यह पॉइंट इस इरेशनल नंबर का इंटीरियर पॉइंट होगा कि नहीं होगा, या इसका रिवर्स कि ये इरेशनल नंबर का जो सेट है क्या इस पॉइंट का नेबरहुड होगा या नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको इस बात की जांच करनी है कि यह होगा कि नहीं होगा तो क्या होना चाहिए, ए के ऊपर आप एक ओपन स्फीयर बनाइए, ए के ऊपर आप एक ऐसा ओपन स्फीयर बनाइए जो पूरा का पूरा सेट ऑफ इरेशनल नंबर के अंदर क्या हो जाए, कंटेन हो जाए, ठीक है। जो पूरा का पूरा सेट ऑफ इरेशनल नंबर के अंदर कंटेन हो जाए। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, अगर ए को सेंटर मान के कोई भी अगर आप ओपन स्फीयर बना देंगे ना, कोई भी ओपन स्फीयर बनाएंगे, तो इस ओपन स्फीयर के अंदर तमाम सारे रेशनल और इरेशनल नंबर सब आएंगे। और अगर इसके अंदर तमाम सारे रेशनल और इरेशनल नंबर सभी आएंगे तो ऐसी सिचुएशन में आप ये देखेंगे कि ये पूरा का पूरा, हम 1 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा पॉज कर रहे हैं। हाँ, तो अब जरा देखिए, हम लोग इस पे ये चर्चा कर रहे थे कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है कभी भी इंटीरियर पॉइंट, मतलब कोई भी रियल नंबर कभी भी इंटीरियर पॉइंट नहीं बन सकता है। किसका नहीं बन सकता है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स का। कारण क्या होगा, कारण यही होगा कि जैसे आप इसको सेंटर मान करके आप ओपन स्फीयर ड्रा करेंगे, इसके बीच में तमाम सारे रेशनल और इरेशनल नंबर सब आएंगे, और इंटीरियर पॉइंट बनने के लिए होता है कि ये को सेंटर मान करके कोई आप ओपन स्फीयर ड्रा करिए और ये पूरा का पूरा ओपन स्फीयर इसी रेशनल नंबर के अंदर कंटेन हो जाना चाहिए था। लेकिन जब भी कोई ओपन स्फीयर बनेगा तो इसमें रेशनल नंबर भी आ जाएंगे इरेशनल के साथ साथ, और रेशनल नंबर को तो ये कंटेन कर नहीं पाएगा, इरेशनल को तो कर ही लेगा। इसी कारण से कोई भी रियल नंबर इरेशनल नंबर का नेबरहुड, या इरेशनल नंबर किसी भी रियल नंबर का नेबरहुड नहीं बनता है, या उल्टा कोई भी रियल नंबर इरेशनल नंबर का इंटीरियर पॉइंट नहीं बन सकता है। समझ गए बात। तो इसमें भी बिल्कुल वही चीज़ है, नॉट ए नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट। इस बात को ध्यान रखिएगा कि सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ये दोनों के दोनों अपने किसी भी पॉइंट का, मोर प्रिसाइसली किसी भी रियल नंबर का कभी भी लिमिट पॉइंट नहीं, कभी भी नेबरहुड नहीं बन पाते हैं, ठीक है। लिमिट पॉइंट नहीं, नेबरहुड की बात हो रही है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि ये जो ओपन इंटरवल आप देख रहे हैं ना, ठीक है, आप ये जो ओपन इंटरवल देख रहे हैं ए बी, ये नेबरहुड होगा। अब यहाँ देखिए झंझट खत्म हो गया। क्लोज इंटरवल वाले में एक समस्या थी कि जो इंड पॉइंट था वो नेबरहुड नहीं बना था, बाकी बीच के तो सारे पॉइंट बन गए थे ना। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि ओपन इंटरवल में इंड पॉइंट शामिल ही नहीं होता है। जब शामिल ही नहीं होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अर्थात रियल लाइन पे अगर आप इसको ऐसे बना लीजिए तो यही ना बनेगा ओपन इंटरवल ए बी। इसका मतलब ओपन इंटरवल की सबसे बड़ी खासियत होती है कि इसके अंदर के सारे पॉइंट क्या होते हैं, इसके इंटीरियर पॉइंट होते हैं। और जब सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि ए कामा बी, मतलब ये जो आपका ओपन इंटरवल ए बी है वो अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड होता है, क्योंकि इसके सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होते हैं। बात समझ गए। जबकि क्लोज इंटरवल में क्या दिक्कत है, क्लोज इंटरवल भी अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड होता है सिवाय इंड पॉइंट के, और ओपन इंटरवल में इंड पॉइंट शामिल न होने के कारण आपको इस परेशानी से छुटकारा मिल गया। तो यहाँ पर देखिए ईच ऑफ इट्स पॉइंट करेक्ट, सबका है नेबरहुड। ईच ऑफ इट्स पॉइंट, ईच ऑफ इट्स इंड पॉइंट अपने इंड पॉइंट का भी होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका अगर हम लोग इंड पॉइंट की बात करें, यहाँ पर ए और बी इसमें शामिल नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ पे अगर ऑप्शन की बतौर इस पर चर्चा करें तो यहाँ पर हम इसको नहीं लिख सकते। हालांकि इस ऑप्शन को बनाते समय ध्यान देना चाहिए था कि ए और बी का भी होगा तो ज़्यादा अच्छा है ऑप्शन बनता। सी में कह रहा है ईच ऑफ इट्स पॉइंट एक्सेप्ट द इंड पॉइंट, इसमें इंड पॉइंट है ही नहीं क्योंकि ये ए और बी तो इसका मेंबर नहीं ना है, तो यहाँ पर भी जो है ये वाला भी ऑप्शन आपका जो है सही नहीं हुआ, क्योंकि सबका ए बन रहा है, इसमें जो भी पॉइंट है नन ऑफ दीज गलत है। तो आपका पहला है ईच ऑफ इट्स पॉइंट। तो ओपन इंटरवल जो अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड होता है। कह रहा है कि द नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज,
जानते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए ना, जब भी किसी सेट का लिमिट पॉइंट पूछे ना, द नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट, या कोई सेट क्लोज होगा कि नहीं होगा, इन सारी बात को अगर चर्चा करें तो आप कैसे चेक करेंगे कि इसका कौन सा पॉइंट लिमिट पॉइंट होगा? कैसे चेक करेंगे? देखिए, पहले तो आप एक बात समझ लीजिए कि लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है। मान लिया कि आपका अगर XD कोई मीट्रिक स्पेस है, ठीक है, XD अगर कोई मीट्रिक स्पेस है, और यहाँ पे मान लिया कि x स्मॉल x कोई पॉइंट है कैपिटल X का स्पेस का, और मान लिया A जो है X का सबसेट है, तो कहते हैं कि स्मॉल x इस कैपिटल A का, मतलब इस सेट का लिमिट पॉइंट बनता है अगर इफ एवरी ओपन स्फीयर ड्रॉन एट दैट पॉइंट, या दूसरे शब्दों में इफ एवरी नेबरहुड ऑफ X कंटेन्स एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ A एक्सेप्ट फ्रॉम X। आप सभी लोग डेफिनेशन जानते होंगे कि अगर हम इसको सेंटर मान करके किसी भी रेडियस का अगर हम ओपन स्फीयर ड्रा करें, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब हम इंटीरियर पॉइंट की बात करते हैं, नेबरहुड की बात करते हैं, तो वहाँ कहते हैं कि कोई ओपन स्फीयर मिल जाए, मतलब कोई रेडियस मिल जाए, मतलब वहाँ देयर एग्जिस्ट की बात होती है, और यहाँ पे एवरी की बात होती है। मतलब x को सेंटर मानते हुए हर, चाहे कोई भी रेडियस लेकर के आप ओपन स्फीयर ड्रा करिए, चाहे छोटा चाहे बड़ा, जैसा भी, कम से कम एक ही एक पॉइंट को जरूर कंटेन करे इस x के सिवाय। x के सिवाय इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जब x को आप x का मेंबर ले रहे हैं तो कभी कभी a के अंदर भी हो सकता है, इसके सिवाय कम से कम a का एक पॉइंट जरूर कंटेन करे। तो ऐसा लग रहा है ना कि अगर ये पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट बनना चाह रहा होगा तो पक्का ये जो पॉइंट है इस सेट A से बिल्कुल चिपका होगा, क्लस्टर्ड होगा, इसीलिए कभी कभी इसको एक्युमुलेशन पॉइंट, क्लस्टर्ड पॉइंट भी कहते हैं। तो जब चिपका होगा तो अब छोटा सा भी अगर आप रेडियस लेकर के बनाओगे तो एक एक कुछ पॉइंट को कंटेन करने की संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं अपने इस क्वेश्चन पे। ये तो रहा आपका डेफिनेशन। हमारा क्वेश्चन ये है कि जो नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट होगा नेचुरल नंबर का, वो कितना होगा। यूजुअल मीट्रिक में ये भी बात हो रही होगी, ठीक है। अब देखिए जरा, ये आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर इसमें कौन कौन होगा? मान लिया ये 1 है, फिर इसके बाद आपका 2 होगा, फिर आपका 3 होगा, है ना, फिर आपका ये 4 होगा, इस टाइप का होगा, और भी ऐसे डॉट डॉट सो ऑन, सारे नेचुरल नंबर है। ये पूरी की पूरी जो लाइन है वो आपकी रियल की लाइन है, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो लाइन है आपका वो रियल का लाइन है, इधर भी सारे नंबर से। लेकिन नेचुरल तो यहाँ से शुरू होगा ना, 1 2 3 से लगाए, ये सब के सब जो है नेचुरल यहाँ से शुरू होंगे और लास्ट तक रहेंगे। बीच बीच में ये गैपिंग होगा, इसमें तमाम सारे नंबर्स होते हैं, दूसरे रियल नंबर आप सभी लोग जानते हैं, रेशनल इरेशनल होते हैं, ऐसे है। तो कह रहा है कि अब जरा बताओ कि नेचुरल नंबर के कुल कितने पॉइंट लिमिट पॉइंट हो सकते हैं। पहली बात, जो लिमिट पॉइंट बनता है वो स्पेस का बनता है। स्पेस कौन है यहाँ पे? स्पेस पूरा का पूरा आपका रियल लाइन है। मतलब पूछ ही रहा है आपसे कि कौन कौन सा रियल नंबर ऐसा है जो नेचुरल नंबर का लिमिट पॉइंट बन सकता है। आप जरा सोचो, इधर उधर कहीं तुम रियल नंबर लोगे, बनने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि भाई इसको सेंटर मान के ओपन स्फीयर ड्रा करना पड़ेगा और n के कुछ मेंबर को कंटेन करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है आप कोशिश करोगे चलो इसी के आसपास कोई एक रियल नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। अब जब आप ये रियल नंबर सेलेक्ट किए तो ये रियल नंबर बताइए कि इस नेचुरल नंबर का लिमिट पॉइंट कब बनेगा। लिमिट पॉइंट तब बनेगा जब चाहे कोई भी ओपन स्फीयर ड्रा करिए इसको सेंटर मान करके, नेचुरल नंबर के कम से कम एक पॉइंट को कंटेन करना चाहिए ना। अब जरा देखो, जब इसको सेंटर मान करके देखो, यहाँ पे फेल करा दिया जाए, क्योंकि फेल कराना आसान है। आप मान लीजिए खूब छोटा सा सेंटर ले लिए और रेडियस लेकर के आपने ऐसे जो है, आपने एक छोटा सा रेडियस लेकर के आपने ओपन स्फीयर ड्रा किया, तो ये छोटा सा ओपन इंटरवल बनेगा। बताइए इस छोटे से ओपन इंटरवल में नेचुरल नंबर का कोई पॉइंट आया? नहीं ना आया, क्योंकि 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे इसी गैपिंग में ही बन गया। मतलब ये फेल कर गया। क्यों फेल कर गया? क्योंकि हमने कहा था कि कोई भी रियल नंबर नेचुरल नंबर का लिमिट पॉइंट तब बनेगा जब चाहे कोई भी रेडियस लिया जाए, छोटा बड़ा जैसा मन करे वैसा, और रेडियस लेने पर नेचुरल नंबर के कम से कम एक पॉइंट को कंटेन करे। लेकिन किसी को नहीं कंटेन किया, इसीलिए ये पॉइंट जो है आपका लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा।
मोर प्रिसाइसली अगर आप इसी नंबर को रियल नंबर के बतौर ले लिए होते एन का ही मेंबर, जैसा कि हमने यहाँ पे अभी बनाया था ना ऐसे, तो हमने कहा था कि कभी कभी जो आप यक्स है वो सीधे इस अंदर का मेंबर ले सकते हैं। तो वैसे इस बार हम पूरे स्पेस में मतलब आर का जो नंबर है वो नेचुरल नंबर ही अगर ले लीजिए, तो इसी को सेंटर मान करके मान लिया आपने एक छोटा सा ओपन स्फीयर ड्रा किया, तो बताइए इसमें नेचुरल नंबर का एक भी पॉइंट शामिल हुआ एक के सिवाय? क्योंकि एक के सिवाय बात करते हैं, उस पॉइंट को डिलीट करके नहीं ना शामिल हुआ, क्योंकि इसके बाद अगला नंबर यहाँ पे है। इसीलिए नेचुरल नंबर का कोई भी पॉइंट, नेचुरल नंबर किसी भी रियल नंबर का लिमिट पॉइंट नहीं बन पाता है। समझ गए? मतलब कोई भी रियल नंबर नेचुरल नंबर का लिमिट पॉइंट नहीं बन पाता है। तो इसके कुल कितने लिमिट पॉइंट होते हैं? 0। आप सीधे याद कर लीजिए अगर आपको दिक्कत होती है कि नेचुरल नंबर के जो लिमिट पॉइंट की संख्या होती है वो 0 होती है। आप सभी लोग डिराइव सेट निकाले होंगे ना कि नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट नेचुरल नंबर के कितने होते हैं, रेशनल के कितने होते हैं। आप सभी लोग पढ़े होंगे कि नेचुरल नंबर का अगर डैश निकाला जाए डिराइव सेट कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ एन, तो आपने देखा होगा फाई क्यों होता था? क्योंकि अभी आपको हमने समझाया कि कोई भी रियल नंबर लिमिट पॉइंट नहीं बन सकता है। समझ गए ये बात? अच्छा, ऐसे ही जानते हैं यहाँ पे हम इसी क्वेश्चन से और भी क्वेश्चन आपको बता देते हैं कि अगर यहाँ पे जेड डैश दिया रहता, जेड डैश का मतलब द कलेक्शन ऑफ या नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर, ये भी फाई होता है। कोई भी इंटीजर का भी सेट किसी भी रियल नंबर का या कोई भी रियल नंबर इंटीजर का भी लिमिट पॉइंट नहीं बन पाता है, तो जेड डैश भी फाई होता है। ठीक है, इस बात को याद कर लीजिए। क्यू डैश मतलब नंबर, अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर के जगह अगर रेशनल नंबर पूछता तो सारे के सारे रियल नंबर रेशनल नंबर के लिमिट पॉइंट होते हैं, तो क्यू डैश आर होता है। आप लोगों को हमने नोट्स में भी लिखवाया था। अगर इरेशनल नंबर होता और इसकी लिमिट पॉइंट की संख्या पूछती तो ये भी आर होता। आर मतलब अनकाउंटेबल नंबर होते हैं ना रियल नंबर में। ठीक है ये बात? चलिए नेक्स्ट देखिए, कर द ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट दिस। आप सबको मालूम है इस सेट का लिमिट पॉइंट कौन होता है, और सारे नोट्स में है और हमने खूब देर तक इसको समझाया भी था। इस सेट के पास मात्र और मात्र एक लिमिट पॉइंट होता है और वो कौन होता है? 0 होता है। क्यों होता है आप सभी लोग जानते हैं कि 0 इसका लिमिट पॉइंट क्यों होता है। अगर आप रियल लाइन पे ऐसे बात करिए ना, तो इसमें नंबर कैसे लिखे हैं? ये नेचुरल नंबर में है यानी 1। अगर इसको आप सेट को अगर आप तोड़ के बनाइए तो ये सेट तोड़ के बनाने पर इसमें क्या क्या आएगा? 1 आएगा, फिर 1/2 आएगा, है ना, फिर ऐसे 3 अगर आप यहाँ पे रखेंगे नेक्स्ट नेचुरल नंबर, ऐसे डॉट डॉट बहुत सारा बनेगा। ठीक है, ये आपका सेट बन गया। अब जरा देखो इसमें जो नंबर है ना, जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपका यह 1 है, ठीक, ये मान लीजिए 0 है, तो जो नंबर बन रहा है पहला नंबर 1 बन रहा है, दूसरे के बाद हाफ बन रहा है मतलब यहाँ पे आ रहा है, तीसरा नंबर 1/3 बनेगा और भी छोटा होगा, चौथा 1/4 और भी छोटा होगा। लगातार जब ये आगे की तरफ बढ़ रहा है तो आप ये देख रहे हैं कि 0 की तरफ बढ़ रहा है, लगातार 0 की तरफ बढ़ रहा है। और जानते हैं यहाँ नेचुरल नंबर लगातार आप बदलते जाएंगे और ये लगातार शिफ्ट करता जाएगा 0 की तरफ। तो जरा सोचो कि 0 के नज़दीक इनकी कितनी डेंसिटी होगी, खूब हाईली डेंस होंगे ना ये लोग। मतलब अगर आप 0 को सेंटर मान के कोई भी ओपन स्फीयर ड्रा कर दोगे ना, तो जब ओपन स्फीयर ड्रा करोगे तो सोचो इसके बगल में कितने पॉइंट शामिल होंगे, इसके बहुत सारे पॉइंट, क्योंकि यहाँ हाईली डेंस है। इसीलिए 0 का हर नेबरहुड इसके बहुत सारे मेंबर को कंटेन करता है, इनफाइनाइट मेंबर को कंटेन करता है। और यही रीजन है कि 0 इसका लिमिट पॉइंट बन जाता है, कि 0 ही केवल इसका लिमिट पॉइंट है और कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। 1 लिमिट पॉइंट क्यों नहीं होगा बताइए? 1 इसका लिमिट पॉइंट क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 यहाँ देखिए 1 के बाद इतनी गैपिंग है अगले वाले नंबर के बीच में, और आप जानते हैं कि लिमिट पॉइंट होने के लिए हर ओपन स्फीयर ड्रा करने पर कम से कम एटलीस्ट 1 पॉइंट को तो कंटेन करना चाहिए ना इसके सिवाय। लेकिन यहाँ पर देखो एक छोटा सा ओपन स्फीयर ड्रा कर दो, 1/2 यहाँ बगल में, किसी पॉइंट को कंटेन करेगा नहीं, आइसोलेट आपने कर दिया। तो आइसोलेट कर देने के कारण ये लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। 2 और 3 सिमिलरली ये भी नहीं बनेगा। तो केवल कौन लिमिट पॉइंट है? 0। मोर प्रिसाइसली अगर आपसे ये पूछे कि इस सेट के पास कितने लिमिट पॉइंट होते हैं तो आप आंसर देंगे 1 लिमिट पॉइंट होता है। कौन होता है? 0 होता है। दोनों शब्दों में अंतर समझिएगा। इसके कितने लिमिट पॉइंट होते हैं? 1। 4 ऑप्शन में तब एक टिक मारेंगे। ठीक है, अच्छा कौन है तो कौन वाले में 0 मारेंगे, क्योंकि इसका 0 ही लिमिट पॉइंट है। यहाँ पूछ रहा ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट ए ईच। अब ये नंबर पूछ रहा है कि कौन पूछ रहा है, अगर कितने होंगे तब आप 0 टिक मारिएगा, क्योंकि 0 ही केवल इसका एक लिमिट पॉइंट होगा।
लेकिन अगर ये पूछेगा कि कितने लिमिट पॉइंट होंगे तब आप एक टिक मारेंगे, हाउ मेनी लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट दिस हैज, तब एक मारेंगे टिक, क्योंकि एक लिमिट पॉइंट होगा, कौन उसका नाम होगा, जीरो। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है इस सेट का लिमिट पॉइंट बताने के लिए। ठीक है, आप देखिए इस टाइप का अगर कोई सेट दिया रहे ना तो आप आसानी से ऐसे निकालिएगा। क्या करिएगा, हम आपको रफली तरीका बता रहे हैं, हालांकि ये बहुत बेस्ट तरीका नहीं है, लेकिन एग्जाम में करने के लिए हम आपको बता रहे हैं। ये बहुत वैलिड रूल नहीं है, बट आप समझते रहिएगा। ऐसे इस टाइप का अगर कोई एक्सप्रेशन दिया रहे और कहेगा इसका लिमिट पॉइंट बताइए, तो आप क्या करिएगा, है ना, ऐसे ऊपर वाले में आप n को कॉमन ले लीजिए, n टेंस टू यहाँ इनफाइनाइट कर दीजिए आप। ठीक है, ऊपर वाले में अगर आप कॉमन लेते हैं और नीचे वाले में भी n को कॉमन लेते हैं तो n से n कट जाएगा। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट आपने ऐसे लिखा, ऊपर नीचे से n कटेगा तो आपका यहाँ पर क्या बचेगा, 3 और प्लस ऊपर क्या बचेगा, 2/n, ऊपर बचेगा कितना, 2/n, और टोटल डिवाइडेड बाई कितना बचेगा, 2 प्लस 1/n, यही बचेगा ना। अब आप लिमिट को अगर पुट करेंगे n टेंस टू इनफाइनाइट तो ये टर्म में 0, ये टर्म में 0 बचेगा, 3/2, तो आप 3/2 इसका आंसर मार दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे आपका जो फिल इन दी ब्लैंक दिया इसको भरना है। एवरी सेट इज यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स। क्या क्लोज सेट यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल होता है? आपने थ्योरम पढ़ा है कि एवरी ओपन सेट इज यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स, आपने प्रूव भी किया है। तो आपका आंसर साफ साफ दिख रहा है। अगर आप थ्योरम अच्छे से पढ़ते हैं तो इस तरह से कभी भी प्रश्न बनाया जा सकता है। आप पैटर्न समझिए, ये ना समझिए कि हम कितने प्रश्न बना रहे हैं, आप ये समझिए कि कैसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो देखिए थ्योरम को इस तरह से कितने अच्छे से सेट कर दिया गया है कि एवरी डॉट 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 कर दिया गया है। क्या होता है इसमें से, एवरी कंपैक्ट सेट इज यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स, नहीं ठीक है। एवरी ओपन सेट इज यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल आप लोगों का पढ़ा हुआ रिजल्ट है। तो आपने जैसे इसको फील किया ये आपका सेट हो गया, इसीलिए आपका ऑप्शन यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि चूज करिए इनकरेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ देखिए इनकरेक्ट शब्द बोल दिया तो पहला काम तो आप इसको अंडरलाइन करिए, नहीं तो पता चलेगा कि हम सही वाला मार देंगे, ठीक है ना। इसमें गलत वाला टिक मारना है। तो ये फाइनाइट सेट हैज नो लिमिट पॉइंट, कह रहा है कोई फाइनाइट सेट के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता है। ये बात सही है, किसी फाइनाइट सेट के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। फिर कह रहा है बी, एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट ऑफ रियल नंबर हैज अ लिमिट पॉइंट। ये तो आप जानते हैं विस्ट्रेस की प्रॉपर्टी है, बोलजानो विस्ट्रेस की, तो ये भी सही है। तो ये भी दोनों सही है। सी कह रहा है एवरी क्लोज इंटरवल इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। हर क्लोज इंटरवल जो होता है वो अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड होता है। देखिए गलत है, क्यों गलत है? आप एक क्लोज इंटरवल ऐसे ले लीजिए, ए कामा बी, बताइए क्या ए और बी का ए और बी अपने इस ए और बी है ना इस क्लोज इंटरवल का मेंबर, क्या है पूरा क्लोज इंटरवल ए और बी का नेबरहुड है? नहीं है, अभी आपने शुरू में देखा भी है। तो यही बात गलत है, क्योंकि अपने इंड पॉइंट का नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका यही वाला ऑप्शन गलत है, और चूंकि इनकरेक्ट पूछ रहा है इसीलिए यही सही है। नेक्स्ट कह रहा है एम्पटी सेट फाई इज ओपन एज वेल एज क्लोज। ये सभी लोग जानते हैं कि फाई और पूरा स्पेस क्लोज भी होता है और ओपन भी होता है, ये भी सही है। तो इनकरेक्ट आपका कौन सा मिला? सी मिला। एक बात समझ लीजिएगा, ये जो ऑप्शन बनाए गए हैं सही भी, उनको भी खूब ध्यान से देख लीजिएगा, उससे भी आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी। जैसे एम्पटी सेट ओपन होता है साथ में क्लोज होता है, आप जानते हैं कैपिटल एक्स भी ओपन होता है साथ ही साथ क्लोज भी होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कह रहा है कौन सा सही नहीं है। फिर देखिए नॉट लिखा है, हमने बनाते समय ज़्यादा कोशिश किया है कि नॉट या इनकरेक्ट बनाए, क्योंकि इसमें तमाम गलतियां होती हैं, ठीक है। कह रहा है एम्पटी सेट फाई एंड होल सेट आर ओपन। ये तो सही है ना, एम्पटी सेट फाई और पूरा का पूरा स्पेस ये हमेशा ओपन होता है, साथ ही साथ क्लोज भी होता है। मोर प्रिसाइसली वन कैन से दैट द एम्पटी सेट एंड द होल सेट आर क्लोपन, ओपन एज वेल एज क्लोज्ड। कह रहा है सिंगलटन सेट हमेशा क्लोज होता है। अब एक बात जरा ध्यान से समझिएगा, अगला एक और हम जो लेक्चर बनाएंगे उसमें हम यही चेक करेंगे कौन सेट ओपन है, कौन क्लोज है, क्लोजर क्या है, डेंस क्या है। ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा उसमें और कुछ ज़्यादा ही प्रश्न होंगे। अब क्लोज दिखाने का क्या तरीका है, इस बात को ज़रा ध्यान से समझिए। देखिए किसी भी सेट को अगर क्लोज दिखाना है ना,
तो हमारे पास एक बड़ा सिंपल सा तरीका है इसका डेफिनीशन। किसी भी सेट को क्लोज तब कहते हैं जब उसका प्रत्येक पॉइंट या इसके सारे लिमिट पॉइंट इसी के अंदर कंटेन हो जाए। अ सेट इज सेड टू बी क्लोज इफ इट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट। अगर सारे के सारे लिमिट पॉइंट इसी के अंदर कंटेन हो जाएं। और आप जानते हो कि सारे लिमिट पॉइंट के कलेक्शन को हम लोग डिराइव सेट कहते हैं, ए डैश कहते हैं। सिंपल सा मतलब है कि कोई भी सेट कैपिटल ए क्लोज तब कहा जाता है जब अपने सारे लिमिट पॉइंट के कलेक्शन को अर्थात डिराइव सेट को अपने अंदर क्या कर ले, कंटेन कर ले। बस यही शर्त आप दिखा करके चेक कर लेंगे कि कौन सेट क्लोज है कौन नहीं है। जैसे कह रहा है कि सिंगलटन सेट हमेशा क्लोज होता है। सिंगलटन सेट कैसा होता होगा, देखिए मान लीजिए सिंगलटन सेट में एक पॉइंट होता होगा। अभी आपने ऊपर देखा था एक बार रिजल्ट कि हर फाइनाइट सेट के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता है। तो सोचिए अगर ये सिंगलटन सेट है तो इसका अगर डिराइव सेट निकालिए तो क्या आएगा, क्योंकि सिंगलटन सेट भी फाइनाइट है इस कारण से फाई आएगा, अर्थात इसका कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं होता है, मतलब इसका डिराइव सेट फाई हो गया। अब जरा देखिए अगर इसका डिराइव सेट फाई हो गया मतलब ए डैश क्या हो गया। अगर आप ऐसे मान लीजिए थोड़ा समझने के लिए, मान लीजिए कि ये आपका सिंगलटन सेट दिया है ए, इसका नाम क्या है, कैपिटल ए, ठीक। अच्छा अब ये क्लोज कब बनेगा, जब इसका डिराइव सेट निकालिए ए डैश। अभी आपने देखा ए डैश कितना है, इस सेट का डेरिवेटिव कितना है, फाई, तो ए डैश आया फाई, ठीक। अच्छा क्लोज सेट की क्या शर्त है, ए डैश ए में कंटेन करना चाहिए, तो ए डैश है क्या, फाई, और ए क्या है आपका, यही ए है। तो बताइए क्या फाई सिंगलटन ए में कंटेन नहीं करता है, कंटेन करता है ना, फाई तो सबसेट होगा ना इसका। तो इसीलिए चाहे कोई भी फाइनाइट सेट हो चाहे सिंगलटन सेट हो, हमेशा उसका डिराइव सेट फाई होने के कारण फाई ए में कंटेन कर जाएगा, मतलब उस सेट में कंटेन कर जाएगा। और कंटेन करने के कारण हर फाइनाइट सेट, ध्यान दीजिएगा इस वर्ड को, हर फाइनाइट सेट क्लोज होता है। और चूंकि सिंगलटन सेट भी फाइनाइट है इसीलिए भी क्लोज होता है। आप हो सके तो इस रिजल्ट को कहीं नोट कर लीजिए, एवरी फाइनाइट सेट इज क्लोज्ड। और एग्जाम में कोई भी फाइनाइट सेट दिखे ना, मतलब इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो और पूछिए क्लोज है कि नहीं है, तो सीधे टिक मारिए क्लोज है, ठीक। कह रहा है कि ये आपका नॉट ट्रू पूछ रहा था ना, तो ए भी ट्रू हो गया क्योंकि ये क्लोज होता है, पहला भी ट्रू हो गया। अच्छा सी देखिए, कह रहा है फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड, फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। ये भी रिजल्ट होता है कि फाइनाइट यूनियन क्लोज सेट का क्लोज होता है ना, और आर्बिटरी इंटरसेक्शन क्लोज सेट का क्लोज होता है। ये आप थ्योरम बड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, आर्बिटरी यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल, आर्बिटरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन सेट, ये थ्योरम प्रूव कराया गया था ना। और फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन सेट, और क्लोज में इसका उल्टा था, ठीक है। तो यहाँ देखिए फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज सेट, ये होता है, सही है, आपको नॉट ट्रू ढूंढना है। आर्बिटरी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, ये कहना सही नहीं है, क्योंकि आपने रिजल्ट पढ़ा आर्बिटरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, और फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन आपने पढ़ा है। आर्बिटरी इंटरसेक्शन ओपन सेट का आपने नहीं पढ़ा है कि ओपन होता है, आपने पढ़ा है कि आर्बिटरी यूनियन जो होता है ओपन सेट का ओपन होता है, आर्बिटरी इंटरसेक्शन क्लोज सेट का क्लोज होता है, वो सही होता है, ये सही नहीं है, क्योंकि आर्बिटरी इंटरसेक्शन ओपन सेट का ओपन नहीं हो सकता। और हमने आपको काउंटर एग्जाम्पल भी, जो लोग हमसे पढ़े होंगे, हमने लिखवाया होगा इस टाइप का, आप इसको देख सकते थे ऐसे, -1/n और 1/n लिया था ना ऐसे, ये आपका आर्बिटरी जो है इंटरसेक्शन था, आपने हमने ऐसे लिया था और इसको दिखाया भी था, आप लोग देखे भी होंगे, ठीक है। तो इसमें आपका नॉट ट्रू वाला यही है। नेक्स्ट देखिए 19वां क्वेश्चन, कर अ फाइनाइट सेट कैन नॉट बी ओपन, कोई फाइनाइट सेट ओपन नहीं हो सकता है। देखिए फाइनाइट सेट हमेशा क्लोज होता है, लेकिन फाइनाइट सेट कभी भी ओपन नहीं होता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट सही है, तो ट्रू स्टेटमेंट यही पूछ रहा है, कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है, तो पहला ही स्टेटमेंट आपको सही मिल गया, लेकिन बाकी पर भी हम मूव करेंगे। कह रहा है एवरी इनफाइनाइट सेट इज ओपन, हर इनफाइनाइट सेट ओपन होता है, गलत कर रहा है, क्यों, क्योंकि आपने अभी देखा था कि सेट ऑफ रेशनल नंबर ओपन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं बन सकता है, और कोई सेट ओपन तब होता है जब अपने हर पॉइंट का नेबरहुड बने, या इसका उल्टा इसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट बने। तो हर इनफाइनाइट सेट ओपन होता है, ये बात कहना गलत है, क्योंकि क्यू इनफाइनाइट सेट है और ओपन नहीं है, एक एग्जाम्पल दिख रहा है, इसीलिए ऑप्शन आपका गलत है।
कह रहा है सेट ऑफ इरेशनल नंबर नाइदर ओपन होता है नार क्लोज होता है। कह रहा है इरेशनल नंबर का सेट ना तो ओपन होता है ना ही क्लोज होता है। क्यों ऐसा कह रहा है जरा सोचिए जरा। इरेशनल नंबर यही होता है भाई, देखिए ओपन इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं बन पाएगा। हमने अभी करके दिखाया भी था कि कोई भी रियल नंबर सेट ऑफ रेशनल नंबर का ना तो इरेशनल नंबर का इंटीरियर पॉइंट बनता ही नहीं है। और यही रीजन है इसका उल्टा कि क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट किसी के नेबरहुड नहीं बनते हैं। ठीक है, अच्छा अब कह रहा है कि ये क्लोज भी नहीं दोनों होता है, क्या ये भी कहना सही है? देखिए क्यों, अगर आप इसका डिराइव सेट निकालिए ना तो पूरा का पूरा आर आता है, और क्यू कॉम्प्लीमेंट का भी डिराइव सेट निकालिए। डिराइव सेट मतलब समझ रहे हैं, सारे लिमिट पॉइंट का कलेक्शन। क्यू के सारे लिमिट पॉइंट का कलेक्शन आर होता है, और क्यू कॉम्प्लीमेंट के भी लिमिट पॉइंट का कलेक्शन पूरा आर होता है। यहाँ पे आप एक खूबसूरत चीज़ देखिए कि सेट ऑफ रेशनल नंबर छोटा सेट है और इसका डिराइव सेट इससे भी बड़ा आ गया। अच्छा, क्लोज होने की क्या शर्त होती है? क्लोज होने की ये शर्त होती है कि उस सेट का डिराइव सेट उस सेट में कंटेन करना चाहिए। तो जरा बताइए क्या आर क्यू में कंटेन करेगा? क्योंकि इसका डिराइव सेट आर आ गया तो क्यू डैश के जगह आर रखिए, आर क्यू में कंटेन करेगा? नहीं ना करेगा। इसीलिए क्यू कभी क्या होगा, ओपन कभी क्लोज सेट बनेगा? नहीं बनेगा। सिमिलरली ये भी देखिए, क्यू कॉम्प्लीमेंट मतलब इरेशनल नंबर का जो आपका डिराइव सेट आया वो आर आया, बताइए आर क्यू कॉम्प्लीमेंट में कंटेन करेगा? नहीं करेगा। इसीलिए जो सेट ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर होता है न तो क्लोज होता है न तो ओपन होता है। इस बात को भी कहीं नोट कर लीजिए कि द सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज नाइदर ओपन नार क्लोज्ड। ठीक है, अच्छा ये तो रिजल्ट होता है, आपका थ्योरम होता है कि सेट ऑफ रियल नंबर सेकेंड कैटेगरी का होता है। ठीक है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है द डिराइव सेट ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर्स आर। अभी अभी आपने देखा डिराइव सेट रेशनल और इरेशनल नंबर का दोनों आर के बराबर होता है। अभी देखिए यहाँ पे हम जिक्र किए हैं, इसका भी डिराइव सेट आर, इसका भी डिराइव सेट आर। तो बताइए दोनों इक्वल हुए कि नहीं? नॉट इक्वल कह रहा है, गलत है। दोनों इक्वल होता है ना, नॉट इक्वल कह रहा है, गलत है। अच्छा, इक्वल टू द सेट ऑफ रियल नंबर बिल्कुल सही है। रेशनल एंड इरेशनल नंबर रेस्पेक्टिवली, ये कह रहा है कि रेशनल का रेशनल होगा डिराइव सेट और इरेशनल का रेशनल होगा, गलत है क्योंकि रियल होता है दोनों का। अच्छा, फिर कह रहा है ऑप्शन में कि रेशनल और इरेशनल नंबर का डिराइव सेट एम्पटी होता है, भी गलत है क्योंकि रियल होता है। अच्छा, आपको हम थोड़ा सा ये समझा दें क्यों होता है पूरा आर, मतलब क्यों क्यू का डिराइव सेट आर होता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे, एक्चुअली हम कई सारी बातों को बहुत डिटेल में इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि आप सभी लोग पूरा सिलेबस पढ़ चुके हैं, खुद से भी एक दो बार दोहरा चुके हैं, तो हमें नहीं लगता है कि हर बात को बहुत डिटेल में बताई जाए। लेकिन छोटी छोटी कुछ बातों को भी हम बता देते हैं कि क्यों क्यू का डिराइव सेट पूरा आर होता है। देखिए, इसका कथन ये कहने का मतलब ये है कि हर रियल नंबर रेशनल नंबर का लिमिट पॉइंट होता है। क्यों होता है जरा सोचिए। अगर आपने कोई भी एट रैंडम एक रियल नंबर सेलेक्ट कर लिया, इसको सेंटर मान के चाहे कोई भी रेडियस लेके ओपन स्फीयर ड्रा करो, बताओ इस ओपन इंटरवल में, देखिए जब हम ओपन स्फीयर बोल रहे हैं और रियल लाइन पे बात कर रहे हैं तो बार बार ये ओपन स्फीयर ओपन इंटरवल बन जाता है क्योंकि यूजुअल मीट्रिक में ओपन स्फीयर ओपन इंटरवल होता है, आपने देखा होगा। अच्छा, ए को सेंटर मान के जैसे ओपन इंटरवल बनाओगे चाहे कोई भी रेडियस लेकर, बताओ इस पूरे सेट में कितने रेशनल नंबर आएंगे? तमाम सारे, बिकॉज वी नो दैट बिटवीन एनी टू गिवन रियल नंबर देयर आर इनफाइनाइट रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। और जब तमाम सारे रेशनल नंबर आ गए तो अपना तो यही शर्त था ना कि स्पेस का आप कोई पॉइंट लीजिए, जैसे आप मान लीजिए यही आपका ए है, ये कोई सेट ए है और ये पॉइंट एक्स है। लिमिट पॉइंट बनने की क्या शर्त थी कि इसको सेंटर मान के आप ओपन स्फीयर ड्रा करिए, ए के कम से कम एक पॉइंट को कंटेन कर ले। यहाँ देखिए ये आपने स्पेस का पॉइंट लिया स्मॉल ए और इसको सेंटर मान करके आपने ओपन स्फीयर ड्रा किया, और स्पेस, और ये बताइए ए की जगह यहाँ पे क्या है? अगर आप रेशनल नंबर मानिए तो रेशनल नंबर के कितने रेशनल नंबर को कंटेन किया ये ओपन स्फीयर? इनफाइनाइट। इसीलिए चाहे आप कोई भी रियल नंबर लोगे, चाहे कहीं भी लोगे, और उसको जब सेंटर मान करके आप ओपन स्फीयर ड्रा करोगे तो हमेशा कितने रेशनल नंबर को कंटेन करेगा? इनफाइनाइट। दैट्स व्हाई एवरी रियल नंबर इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ आर, इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ क्यू, सॉरी। हर रियल नंबर क्यू का लिमिट पॉइंट होता है, इसीलिए क्यू का डिराइव सेट आर के बराबर होता है। ये बात समझ में आई? हम लोग मीट्रिक स्पेस का एक और लेक्चर बनाएंगे बेसिक कंसेप्ट पर ही, उसके बाद हम दो और लेक्चर बनाएंगे जिसमें हम पूरा आपका कंटेन करा देंगे, काउंटेबिलिटी वाला जो चैप्टर है,
फिर इसके बाद सीक्वेंस है, कॉम्पैक्टनेस है, कनेक्टेडनेस है, कंटिन्यूटी एंड होमोमॉर्फिज्म है, इन सबको हम एक साथ कंटेन करा देंगे। ठीक है, तो आप लोग इतना पढ़िए और इसी टाइप से जैसे हमने क्वेश्चंस बनाए हैं आप भी ट्राई करिए, बनाइए और प्रिपरेशन खूब बढ़िया से करिए। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, वेट करिए, नेक्स्ट वीडियो का जल्दी आएगा। वैसे हम नेक्स्ट वीडियो अब इसके बाद टेंसर का लेक्चर नंबर 2 बनाएंगे, क्योंकि वो रुका हुआ है और हमने बोला था उसको देने के लिए।